जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे सामने आप सबके जाने माने जनाब अरविंद सहारान साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आप इनको इनके व्यूज और पर्सपेक्टिव के हिसाब से जानते हैं। और इनकी जो एफर्ट्स हैं फॉर ब्रिजिंग द गैप्स और कनेक्टिंग द पीपल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भी किसी से छुपी नहीं है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू अ, जी। जी सर। अच्छा अरविंद साहब, ये बताएं सबसे पहले तो एक उम्मीद की किरण है, और वो उम्मीद की किरण है कि अगर इस वक्त हमने देखा कि इंडिया के अंदर हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान से बहुत अच्छे पैगाम गए हैं। इवन के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल बात की है। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की ट्वीट और उनके इंस्टाग्राम को देख रहा था लास्ट नाइट। तो वो ये कह रहे थे कि हम भारत को हर चीज वो जो हम पहुंचा सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, हम वो भेजना चाहते हैं अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स आए। हम वेंटिलेटर भी भेजना चाहते हैं, हम ऑक्सीजन भी, पीपीईज भी, जो भी चीजें ऐसी मेडिकल इक्विपमेंट हो, हम वो भेजना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है, और इमरान खान ने भी बात की, फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात की। अब जो है हम वेट कर रहे हैं भारत के रिस्पॉन्स का, कि भारत, जारी बात है, वो कैसे देखता है। मुझे सुनने में आया कि सऊदी अरब से उन्होंने कुछ ऑक्सीजन मंगवाई है। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग? पहले पॉजिटिव बात होनी चाहिए सर। जी चीमा साहब, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस पॉजिटिव बात का जवाब मैं अपने एक शेर से देना चाहूँगा, जो कुछ ही वक्त पहले इजाद किया है कि इस दुश्मनी में हम कहीं इतने दूर ना चले जाएं, इस दुश्मनी में हम कहीं इतने दूर ना चले जाएं कि हमें हमारे इंसान होने पर भी शर्म आए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें सियासत से ऊपर होकर इंसानियत के चश्मे से देखना चाहिए। पाकिस्तान ने जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या वो फैसल ईदी साहब ने इंडिया के लिए जेस्चर दिया कि जी हम 50 एम्बुलेंस देंगे और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें हेल्प करेंगे, तो इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए। इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि वो हमारी हेल्प करे, वो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये ना देखें कि सामने वाला आपको क्या हेल्प कर रहा है, उसकी वो अपनी हैसियत के मुताबिक वो जो कर सकता है वो कर रहा है। आफ्टर ऑल पाकिस्तान के अंदर भी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, 5-6 हज़ार केस। ऑलमोस्ट आप ये देखें कि इंडिया का जो उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो वहां पे 6 हज़ार केस भी यूपी के केसेस जितने बराबर हैं। तो देखने वाले की नीयत को देखा जाता है, ना कि अमाउंट को। और ये चीज हमें हम जो अब हम छोटे छोटे होते हैं बचपन से दोनों ही मुल्कों में बताई जाती है कि आप की नीयत के हिसाब से जो भी आप देना चाहें वो दे दें, जब कभी भी हमें कहीं पर थोड़ी बहुत डोनेशन करनी होती है। तो मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी माजी में जब कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आया है तो इस तरह के स्टेप्स हमारी हुकूमतों ने लिए हैं। 2005 में जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया, उसके बाद फ्लड आए, तो उन दोनों मौकों पर इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी, मिलियंस ऑफ डॉलर की एड भेजी और इक्विपमेंट और राशन सप्लाईज भेजी हैं। पाकिस्तान ने भी जब हमारे यहाँ 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, तो बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज भेजा, और दैट लेड टू अ थॉ इन द इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप। और उसके बाद हमने आगरा समिट देखा। वो बात और है कि आगरा समिट फेल हुआ, लेकिन कम से कम वो एक छोटे से जेस्चर की वजह से दोनों हुकूमतें टेबल पर बैठकर बात कर रही थी। तो यू नेवर नो, इन ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं, कभी किसी यूएन मीटिंग की साइडलाइंस पे नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब मिलते हैं और फिर देखें लाहौर लाहौर डिक्लेरेशन हो जाती है। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव इंसान हूँ जी। इंसान को पॉजिटिव रहना होगा अगर हम अपने दोनों मुल्कों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, तो ये पॉजिटिविटी हमें बरकरार रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, पॉजिटिविटी बरकरार रखनी होगी। और वो हमारे यहाँ कहते हैं, देखने वाले की नीयत देखी जाती है, हैसियत नहीं देखी जाती। कि भाई ये तो कई दफा हमारे बहुत काम जो है छोटा बंदा भी कर देता है। हम ठीक है, हम भारत जितने वो नहीं है, बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन
हमें अपनी आबादी को मैनेज करना आता है, हमें अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैनेज्ड ही है। ऑब्वियसली हम भारत को खिला तो नहीं सकते, ना उनकी जरूरियात पूरी कर, तो दुनिया का कोई मुल्क भी भारत की नहीं कर सकता, क्योंकि हर मुल्क अपने में इंगेज है। लेकिन यू जस्ट सी दी जेस्चर्स, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन कई लोग इसमें भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कमिंग फॉरवर्ड टू अनदर पॉइंट, अरविंद सहरान साहब, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हाल ही में आज सुबह ही डॉन में एक आर्टिकल आया। डॉन अखबार पाकिस्तान की बड़ी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, और उसमें एक बहुत अच्छे और सीजन जर्नलिस्ट हैं फहद हुसैन, उन्होंने लिखा है ये आर्टिकल। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें बात तो उन्होंने बहुत लंबी है, ये इसको डिस्कस करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अप्रोच किया पाकिस्तान को दिसंबर 2020 में। जाहिर बात है पाकिस्तान ने भी बहुत दफा इंडिया को अप्रोच किया होगा, लेकिन यहां से ये बात शुरू कर रहे हैं कि मामला जो है वो तमाम मामला जो है उसके ऊपर बात की जाए, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स फाइन। लेकिन इस आर्टिकल में एक जगह पे जाके वो लिखते हैं, ये बेसिकली वो किसी ऑफिशियल सोर्स को कोट कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं लिख रहे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिहादी कल्चर को से आगे जाना चाहता है, इसको खत्म करना चाहता है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक नॉर्मल स्टेट बने। सो हाउ डू यू सी सच अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम एन एनोनिमस पाकिस्तानी ऑफिशियल? पता नहीं अब वो फॉरेन ऑफिस के हैं या मिलिट्री के हैं, मुझे इसका नहीं पता वो, लेकिन मोस्ट लाइकली वो मिलिट्री सोर्स होंगे इनके। सो हाउ डू यू सी सच काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कि पाकिस्तान जो है वो जिहादी कल्चर को खत्म करना चाह रहा है? डोंट यू थिंक दिस इज अ गुड मूव कि ना तो कश्मीर में कोई जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं, ना अफगानिस्तान में, और ना ही कोई इंटरनल? हाउ डू यू सी दिस एज एन इंडियन सिटीजन, एज ए ग्लोबल सिटीजन? देखें जी, इस तरह की स्टेटमेंट्स ऐसा तो नहीं है कि कोई पहली बार पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, या इंडिया ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की कि जी पाकिस्तान अगर ये जो स्टेप्स हैं उठा लें टेररिज्म को लेकर तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये टाइम एंड अगेन हमारे पास एक बड़ी छोटी सी विंडो होती है, हम बार बार उसी के अंदर जितनी लिमिटेड बात कर सकते हैं उन्हीं को हम रिपीट करते रहते हैं। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि इन बातों को हम एक्शंस में कितना तब्दील करते हैं। वी डोंट वॉक द टॉक। तो वो हम अगर कर पाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात होगी। मसलन आप जितना मर्जी ये कहें कि जी इंडिया ने कदम हमारे साथ बढ़ाना चाहा या हमारी तरफ से पेशकश हुई या जो भी हुआ, द फैक्ट रिमेन्स कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन है, और वो एक्नॉलेज्ड है हुकूमतों की तरफ से, आवाम की तरफ से। तो ये जो एक स्टैंडिंग पॉइंट हमारे बीच में है, कश्मीर हो, जो कोर इश्यूज हैं हमारे, तो इनको तो एड्रेस करना होगा। और ये टाइम एंड अगेन हमारे जितने भी रेजोल्यूशंस हुए हैं आपस में, तो उनके अंदर ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान के जिहादी कल्चर का, तो उसके लिए स्टेट को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे, जिससे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को एक पैगाम जाए। जैसे हाल ही में आपने कहा कि जी हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरह के जो फोर्सेस हैं टीएलपी जैसे, और ये आके और मुल्क को हाईजैक कर लें और हुकूमत को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करें कि आप फ्रांस के सफीर को अगर मुल्क बदर नहीं करते हैं तो हम पूरे मुल्क को आग लगा देंगे। और तो वो उन्हें जिस तरह से उन्होंने शुरू में उस पूरे इशू को डील किया, मैसेज तो यही जा रहा था जो आज आप बात कर रहे हैं कि जी हम ये जो जिहादी फोर्सेस हैं, एलिमेंट्स हैं, इनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद आपने खुद भी इसके ऊपर बात करी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि हुकूमत का रवैया जो है वो थोड़ा नरम हो गया। वो इतना नरम हो गया कि उन्होंने जिन लोगों के ऊपर टेररिज्म, जैसे शेड्यूल 4 के अंदर 1997 का आपका टेररिज्म एक्ट है, उसके तहत जो केसेस बनाए थे, 700 750 लोगों में से 600 को उन्होंने ऐसे ही बरी कर दिया। ये सीरियस चार्जेस के साथ आप किसी को अरेस्ट करें और फिर यूं ही बरी कर दें और फिर ये कहें कि जी उनके साथ हमारी नेगोशिएशन हो रही है, हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो ये मिक्स्ड सिग्नल्स देता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस चीज को देख रही होती है कि आपकी सिंसियरिटी कितनी है। आप के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त जिस दिन ये प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हुए वो जर्मनी में थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलीगेशन लेकर वहां गए हुए थे। वहां के फॉरेन मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, इन्वेस्टर से उनकी मुलाकात हुई और वो पिच कर रहे थे जर्मन
जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वहां पर, उनको कि आप आए पाकिस्तान में और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। देखें, हमने जो है अपना बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज थी उनको हमने इकोनॉमिक प्रायोरिटीज में तब्दील करने की हमारे गवर्नमेंट की कोशिश है। तो पाकिस्तान आने वाले वक्त में, इट्स अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन पीपल, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज अ मार्केट। तो आप यहाँ आए और इन्वेस्टमेंट्स करें। तो वो एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस उस वक्त बात करते हुए, सोचे उनको कितना धक्का लगा होगा जब वो उसी वक्त, जब उनको खबरें मिल रही होंगी कि पाकिस्तान इस वक्त आग वहां पे लगी हुई है, हर बंदा सड़क पर है, पुलिस वालों की विजुअल्स आ रहे हैं। हम इस दौर में जिंदा हैं चीमा साहब, जब कोई खबर नहीं रह गई है। छोटी सी कोई बात होती है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है आजकल, उसमें कैमरा है, वो चलता फिरता जर्नलिस्ट है। वो जमाने गए जब स्टेट कुछ दिखाते थे और वही दुनिया देखती थी। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। वो सारे विजुअल्स जो हमने देखे पुलिस वालों की मार कुटाई के, उनको घसीट के लेके जाते हुए के, वो दुनिया में गए हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी। तो वहां भी वो लोग सोच रहे होंगे। अब इस बात का फैसला कि जी जर्मनी उस एक इंसिडेंट का आपने जो पिच की जर्मन इन्वेस्टर्स को अपनी बात, उस पर कितना असर होता है, वो शायद साल 2 साल में आपको देखने को मिलेगा, जब आपको पता चलेगा कि कोई जर्मनी से इन्वेस्टमेंट हुई भी है या नहीं। ये सारी बातें अपनी जगह पर है। अगर हुकूमत संजीदा है कि वो अपने यहाँ से जिहादी माइंडसेट को, वैसे जिहाद अपने आप में जो लफ्ज है बहुत सारे लोग उसको समझते नहीं है कि वो एक यही नहीं है कि जो बंदूक लेके और जाए। जिहाद अपने आप में एक स्ट्रगल है, उसका जो लिटरल मीनिंग है वो स्ट्रगल है। तो वो स्ट्रगल आपको सही जगह पर करने की जरूरत है। वो स्ट्रगल आप करें अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनका एक वर्ल्ड व्यू डेवलप करने में, उनको ये बताने में कि दुनिया आज कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। वो टीएलपी के जो लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, उनको अगर कोई ये बताए कि बेटा हमारी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, हमारा बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि फ्रांस से आता है, अगर हम इस तरह से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल कर देंगे तो कल को अगर कोई जंग हो गई है तो इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये बातें, जो कौम का बड़ा होता है, इमरान खान साहब को तो महारत हासिल है कि वो जब भी कौम से खिताब करते हैं ऐसा लगता है कि कोई बाप अपने बच्चों को समझा रहा हो। वो इतने प्यार से समझाते हैं। तो असल बातें ये हैं समझाने वाली। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज का एडिशन कर दूं अरविंद साहब। यहाँ पे प्रॉब्लम अरविंद साहब ये है कि जो सियासतदान है ना, इनके इतने छोटे गोल्स होते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, और इन्होंने इतनी ज्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि कोई भी पार्टी ना तो सिंगल हैंडली गवर्नमेंट बना सकती है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी सिंगल हैंडेडली कोई बड़ा डिसीजन कर सकती है। ये डरते भी हैं। इनका वोट बैंक जो है वो कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट वोट बैंक है। पाकिस्तान में लोग पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और इनको पीटीआई को वोट जरूर देते हैं, लेकिन वो हैं मजहबी वोटर माइंडसेट के लोग हैं। सो ये जो कल्चर बदलने की बात है ना, ये बेसिकली स्ट्रेट की ये आउटलुक बदलने की बात है, लिटरेचर बदलने की बात है, जो लिखा जाता है वो पढ़ने में चीजें बदलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है, ये 25-30 साल की ये जनरेशनल स्ट्रगल है, ये जिहादी कल्चर खत्म करना। दिस इज नॉट एन ओवर टाइम नाइट। इमरान खान को इमरान खान क्या अगर कोई भी हो, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं समझता हूं कि मैं उनको वो एस्केप विंडो देना भी चाहता हूं। वो इसलिए कि उनको पता है अगर मैंने इस तरह किया, मैं सख्त कदम दिया, तो ये सारे के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, मुझे एंटी इस्लाम कह देंगे। हालांकि इमरान खान ने बड़ा सटली जो है अपने आप को इस्लामिस्ट भी डिक्लेयर किया हुआ है। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, एक चीज जो सामने आई है अरविंद साहब, वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि भारत भी जो है वो फ्रेश इंगेजमेंट जो पाकिस्तान और भारत की हो रही है उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और भारत का भी प्रॉब्लम है कि वो टू फ्रंट सिचुएशन जो उसके सामने है, वेस्टर्न और नॉर्दर्न नेबर जो है बॉर्डर है इंडिया का, उसके ऊपर। और एक जगह पे तो ये भी कहा जा रहा है कि मेरी आज किसी से बात भी हो रही थी, इंडिया में पाकिस्तान से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इंडिया की स्ट्राइक कोर्स थी वो आई थिंक 3 पाकिस्तान की तरफ थी और 1 चाइना की तरफ थी।
तो वो इसको जो है वो रिवर्स करने की कोशिश हो रही है कि एक पाकिस्तान की तरफ हो, 3 चाइना की तरफ हो, क्योंकि इंडिया इज नोन एज ए थ्रेट। और इस आर्टिकल में जो फहद हुसैन ने बात की है अरविंद साहब, वो उसमें ये कहा है कि पहली दफा ऐसे हो रहा है कि जो पाकिस्तान और इंडियन सोल्जर्स की जो रेशो है, जो फोर्सेस की बॉर्डर के ऊपर, ये जो एलओसी के ऊपर डिप्लॉयड है, वो 1:1 है। ठीक है जी। सो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपना माइंड शिफ्ट किया है, और अब जो पोजीशन है कि नरेंद्र मोदी साहब ही वो बंदा है जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को ठीक भी कर सकता है। और वो समझते हैं अगर ये पिच किया जा रहा है कि पाकिस्तान इज नो मोर अ पोटेंशियल एनिमी, वो हमारी उनसे लड़ाई तो होनी नहीं है, टारगेट तो चाइना है, सो दे कैन नॉर्मलाइज रिलेशंस। डू यू थिंक ये जो शिफ्ट है कि बॉर्डर पे फोर्सेस कम करना, 1:1 रह जाना जो है, और ये जो नई फ्रेश एंगेजमेंट इंडिया की तरफ से आ रही है इस सारे डायलॉग में, डू यू थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट? देखें जी, स्ट्राइक कोर और नो स्ट्राइक कोर, द फैक्ट रिमेन्स कि इंडिया ने कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाया है, बी इट विद चाइना और पाकिस्तान। हमारी हुकूमत ने कभी भी, आप 62 की वॉर ले लें, पंडित नेहरू का जो स्लोगन था वो यही था, हिंदी चीनी भाई भाई का। हमें इतना इतना हमें भरोसा था, इतना एतमाद था कि हमने सोचा भी नहीं था कि चीन की तरफ से कभी हमारे ऊपर अटैक होगा। इसलिए ना ही तो उस वक्त हमारी कोई इतनी डिप्लॉयमेंट थी, नए नए आजाद हुए थे हम। पीटी शूज होते थे, मैं 90s का किड हूं, तो हम पीटी शूज पहनते थे स्कूल्स के अंदर। तो उस जमाने में हमारी फोर्सेस जो है वो हाई एल्टीट्यूड, जहां पे वॉर हो रही हो वहां वो पीटी शूज थे उनके पास ले दे के पूरी इक्विपमेंट भी नहीं थी। ये ना भूलें कि उस वक्त चाइना के पास भी कोई खास इक्विपमेंट नहीं थी। उनके भी यहाँ एक एक बंदूक के पीछे 10-10 लोग थे, एक गिरता था तो बाकी बंदूक उठा लेते थे। उनकी इकोनॉमी भी कोई अच्छी नहीं थी उस वक्त। वो तो बाद में जब तीन तीन डेकेड्स ऑफ पॉवर्टी हुई चाइना में, उसके बाद में जब माओ के बाद में डेंग जाओपिंग आए, और डेंग जाओपिंग ने जिस तरह से चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसको ये ख्याल आया कि ये जो 700-800 मिलियन जो गरीब लोग हैं उनको हमें पॉवर्टी से निकालना है, और हमें दुनिया में अगर अपना मार्क बनाना है। वो भी वो कहते हैं ना वो कि अपने उसी एक खोई हुई जो उनकी विरासत थी कि जी चाइना ग्रेट था और एक वक्त में, और फिर ये हो गया वो हो गया, हमारे साथ हमारे ऊपर जवाल आ गया, वो भी उसी ख्वाबो ख्याल की दुनिया में थे। मगर उन डेंग जाओपिंग ने ये किया कि उसने ये कहा कि वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड, हमें हमारा आउटलुक बदलना पड़ेगा। वहां पे कोई जब माओ का रिवोल्यूशन हुआ लॉन्ग मार्च के बाद, तो आम जो सोच थी गवर्नमेंट के अंदर वो ये थी कि लोगों को आपने खेती बाड़ी में लगाना है, और एक एग्रेरियन इकोनॉमी, चाइना अगर स्ट्रांग होगा एग्रीकल्चर में तभी हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा। तो वहां से आप ये देखें कि कोई यूनिवर्सिटी में जाना किसी का या कुछ और, लोग हंसते थे उसके ऊपर। ये तो लेट 1970s में चाइना ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजा यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कि जाकर देखो वहां पे दुनिया कैसी है। वहां से जब उनको ये पता चला कि जी यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी में जाके और कितना कुछ पढ़ता है और कितना कुछ सीखता है, ट्रेनें किस स्पीड से चल रही हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, तो वो उनके लिए एक आई ओपनिंग वक्त था। वापस आए तो डेंग जाओपिंग ने पूरी की पूरी तालीम, पूरी यूनिवर्सिटी की तालीम और सारा सिस्टम बदल के रख दिया, लोगों का आउटलुक चेंज कर दिया कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज चाइना देख लें आप, यहाँ बहुत सारे इंडियंस को पता नहीं है ये बातें, मगर ये बातें अगर आप चंद किताबें पढ़ेंगे, मगजमारी करेंगे, तब आपको पता चलेगी कि वेस्ट ने जो प्रोग्रेस पिछले 200 साल में की है, चाइना ने वही प्रोग्रेस पिछले 30 साल में की है। तो आप स्पीड देखें उसकी ग्रोथ की कि जो 30 सालों के अंदर उन्होंने अचीव किया वो अंग्रेज ने 200 साल में अचीव किया था। ऐसे में क्या चाइना ये अफोर्ड कर सकता था कि वो अपने नेबर्स के साथ में हॉस्टाइल उनकी रिलेशनशिप हो? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हुए, ट्रेड भी बड़ी हमारी, आज 100 बिलियन के करीब हमारी सालाना ट्रेड है। उनका उन्होंने अपने यहाँ पे जो भी उनको, हमने भी, वी वर अ पुअर कंट्री, हमने भी देखे हमारे जो हमारी तरफ के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार हमने कोई बॉर्डर पे खास डेवलपमेंट नहीं की थी।
ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, बॉर्डर पे रोड्स वगैरह नहीं थी। इस हुकूमत ने ये फैसला किया कि हमें कम से कम अपने घर के अंदर हमें बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार रखना होगा। खुदा ना खास्ता कल को कोई बात हो भी जाए, हम इस हैसियत में तो हों कि हम वहां पर अपने ट्रूप्स को लॉन्च कर सकें और जल्दी से जल्दी डिप्लॉयमेंट हो सके। चाइना को यह था कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार तक हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, इंडिया ने कुछ नहीं किया हुआ है, तो कोई 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 खतरा नहीं है। अगर कोई हालात खराब होते हैं तो हम 10 मिनट के अंदर जाके और उस एरिया को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो टेंशन थी, ये एक हमारी इस गवर्नमेंट का वो जो मूव है उसके अगेंस्ट थी, जिसको कैसे ना कैसे दो बड़ी ताकतों ने, दो बड़ी सुपर पावर्स ने डायलॉग के जरिए, थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस हुई हैं मगर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है यहाँ पर, और उसके बाद में वो मसले को हल कर रहे हैं। एक टॉक्स फेल हुई, फिर टेबल पर गए, फिर टॉक्स फेल हुई, फिर कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, अब तक उनकी 10 से 15 मीटिंग्स हो चुकी हैं और आप आगे आने वाले वक्त में देखेंगे और भी होगी। तो आप ये देखें कि जहां पे 3 स्ट्राइक हो, कोकोर हो या 1 स्ट्राइक हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर ये बात तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी हुकूमत समझती है कि हमारा चाइना से कोई मैच नहीं है, दे नो इट। तो उसके बाद अक्लमंदी ये कहती है कि डायलॉग के जरिए इस मसले को कैसे ना कैसे हैंडल करो। कोविड चल रहा है, इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है पिछले 1.5-2 साल में, वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। ये रियलाइजेशन हमारी हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में है, आर्मी के अंदर भी है, उसके अंदर हमारे अंदर ये भी रियलाइजेशन है कि वी कैन नॉट इवन अफोर्ड अ वॉर और एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इवन विद पाकिस्तान। तो ये एक समझदार, इसमें कोई हमारी कोई हम कोई ये नहीं कह सकता कि जी इंडिया डरपोक है या कुछ और है। ये टैक्टिकल जो सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, आपको इस तरह के मूव लेने पड़ते हैं। लेकिन विद ऑल रिगार्ड टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजडम, उन्होंने इस 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रही थी कि इट इज अप्रोचिंग अस, उन्होंने कैसे ना कैसे उसको कंटेन किया है। और आफ्टर ऑल डिप्लोमेसी इसी को ही कहते हैं। पाकिस्तान को भी ये चीज सीखनी चाहिए कि हाउ स्मार्टली इंडिया ने चाइना के साथ, उनका बॉर्डर इशू है, कहीं सेटल नहीं हुआ है, आज भी है, बरकरार है, बावजूद उसके उनकी ट्रेड $100 बिलियन की है, उसका फायदा दोनों मुल्कों की आवाम को होता है। तो क्या पाकिस्तान भी ये बात सोचकर अपनी आवाम के फायदे में कोई फैसला नहीं ले सकता? आज आपने अभी जिक्र किया कि जी बड़े बहुत ही अच्छा जेस्चर है पाकिस्तानी हुकूमत का कि उन्होंने इंडिया को ऑफर की, हेल्प की कि हम आपको कोविड के लिए हेल्प करते हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अपनी कौम से ये भी सच बोलना चाहिए कि 2019 5 अगस्त के फैसले के बाद, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद भी जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस के, कैंसर, मलेरिया, पोलियो, बाकी आपके जितने भी विटामिन्स हैं, सारे इंडिया से बदस्तूर आपके जो है इंपोर्ट हो रही हैं। क्या उन्होंने कभी इस पे एतराज जताया कि नहीं हम घास खा लेंगे और हम ये दवाइयां भी नहीं मंगाएंगे? एक रेड लाइन होती है चीमा साहब, वो रेड लाइन कोई भी मुल्क क्रॉस नहीं करता। उन्हें पता है कि ट्रेड होगी, कोई कॉटन है, वीट है, उस पर आप एक वक्ती तौर पे तो फैसला नहीं लेंगे, लेकिन आप जब आपके मुल्क में लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं आएंगे तो फिर लोग आपका गला पकड़ेंगे। वहां पर वो चुप कर जाते हैं, इस बात को दबा देते हैं। ये वक्त आ गया है कि हमें हमारी आवाम को सच बताना चाहिए। लीडर वही है चीमा साहब जो अनपॉपुलर बात करे, लीडर वही है जो अपनी कौम को आईना दिखाए। मैं यहां पर कोई चाहे जो मर्जी कहे, मैं डेंग जाओपिंग का इस बात पे बहुत बड़ा फैन हूं कि उसने अपनी कौम को सच बताया। उसने ये कहा कि कम्युनिस्ट स्टेट होने के बावजूद हम 3 डेकेड से जो है इतने नुकसान में जा रहे हैं। हम लोगों के पास में, अगर किसी के पास साइकिल होती थी, 70s की बात बता रहा हूं, लोगों को हैरानी होगी, 70s के चाइना में अगर किसी के पास साइकिल हो, वो आदमी को बहुत ज्यादा अमीर आदमी समझा जाता था। आप सोच कर देखें। तो ये
आपका विजन होना चाहिए, एक फार साइटेडनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपनी कौम को 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में कहां देखते हैं। आपको वो फैसले लेने होंगे और वो हमें भी लेने होंगे कि हम ट्रू अपने आप को कहां देखना चाहते हैं कुछ साल बाद। ट्रू। मैंने बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये आखिरी बात है, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, कि लोग कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने वादा किया नए पाकिस्तान का, और वो डिलीवर ना कर सके। इमरान खान हो या ना हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो, चीमा साहब, मैंने एज एन इंडियन मैं ये कह रहा हूं आपको, और ये बहुत ही अनपॉपुलर बात है, मेरी कोशिश होती है अनपॉपुलर बात करने की, मैंने अपनी आंखों से नया पाकिस्तान देखा है। आपके नौजवानों के की आंखों में जो सपने हैं, आपका जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का तबका है, जो आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है, मैंने उनकी आंखों में नया पाकिस्तान देखा है। और वो उनकी सोच हूबहू मेरी सोच से, या दुनिया में कोई भी रोशन ख्याल इंसान होगा उसकी सोच से मेल खाती है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बस थोड़े से खौफ ज्यादा है। सच बोल लेना बंद कमरे के अंदर उन्हें कबूल है, सामने बोलना सबके उन्हें डर लगता है। बिल्कुल उसी सही। गुफ्तगू का ही एक नतीजा है। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर वो बेचारा एक भरी कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसने सच बोल दिया तारीख के हवाले से, उसने वीडियो भी पोस्ट किया, उस बेचारे को कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया। हमें ये एक्सेप्टेबिलिटी लानी होगी इमरान खान साहब को। जितना आप अपने आप को होल्ड रखेंगे कि जी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने केटर करना है, तो आप पाकिस्तान को मजीद, आप जो हैं बैकवर्डनेस में आप उसे धकेल रहे हैं, और वो नहीं करना चाहिए। लीडर तो बात ही अनपॉपुलर करता है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं अरविंद साहब। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये आर्टिकल में जो चीजें लिखी हुई हैं मैं उसी को थोड़ा आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बैक चैनल टॉक्स की बात कर रहे हैं, और मैंने ये क्योंकि जो आर्टिकल है फहद हुसैन का, ये he's यूजिंग सोर्सेस ऑफ सम वेरी हाई रैंक ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं। इसमें एक मुझे परेशानी हुई है अरविंद साहब, और आप भी इसमें अपना कोई पर्सपेक्टिव दीजिएगा। परेशानी ये हुई है कि एक वक्त हुआ करता था कि सिविलियंस टॉक्स को लीड करते थे और वो मिलिट्री को ऑन बोर्ड नहीं लेते थे, जिसकी वजह से टॉक्स कैंसिल हो जाती थी, कोई ना कोई मसला हो जाता है। दिस हैज बीन अ हिस्ट्री। ये सिविलियंस का प्रॉब्लम रहा है कि वो समझते हैं कि हम क्योंकि डोमिनेंट हैं, हमें, और जारी बात है भी वही करना भी उन्हें चाहिए, लेकिन मिलिट्री का अपना एक पर्सपेक्टिव है कि हमारी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है भारत को लेके, हमें पता है, जो पॉलिटिकल एलीट की नहीं है, और इस तरह बात इसमें भी वजन है। और जारी बात है दुनिया की कोई मुल्क भी अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पीछे छोड़ के तो अकेले ही नहीं भाग पड़ती कि हमने ये फैसले करने हैं, आपको साथ लेके चलना पड़ता है। अभी जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने, बल्कि ये इस आर्टिकल में तो ये भी कहा जाता है कि जो फहद हुसैन का आर्टिकल है, कि भारत ने ये कहा कि ये जो बैक चैनल टॉक्स हैं, ये इंटेलिजेंस लीडरशिप को ही दोनों मुल्कों की चलानी चाहिए। और दिल्ली ने भी इसमें अपनी यही सुजेस्ट किया है कि ये जो क्वाइट निगोशिएशंस हैं, ये हम पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बजाय इंटेलिजेंस सोर्सेज से ही करवाएं। सो एक चीज तो जो इमरान खान की हुकूमत आई थी तो ये कहा गया था कि शायद क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव था जी कि ये फौज इनको बड़ी सपोर्ट कर रही है, ये सिलेक्टेड है, सो एंड सो, तो इस वक्त बात वो है वहीं करनी चाहिए जो सही क्वार्टर्स हैं। सो इट मीन्स कि दिल्ली ने समहाउ रियलाइज कि अगर हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज पर बात करनी चाहिए तो पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेते रहना चाहिए, उनसे उनको लूप में रहें, लेकिन जो टॉक्स को लीड करे वो मिलिट्री लीडरशिप दोनों तरफ से करे। सो दिस इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी साइड, इट इज कमिंग फ्रॉम इंडियन साइड, वेरी पॉजिटिव। एक प्रॉब्लम है, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद पॉलिटिशियंस ना कोई रुकावट डाल दें, जो कि इस शक्ल में आपको बताता हूं कि जो हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने ये अनाउंस किया कि हम शुगर और जो गंदम है वो इंपोर्ट करेंगे, आटा है वो इंपोर्ट करेंगे इंडिया से, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कहने को आ रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने इसको अपोज कर दिया, जिसकी वजह से ये जो बैक चैनल डायलॉग था इसको झटका लगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो झटका ये टेम्परेरी है और ये मुस्तकबिल में ठीक हो सकता है।
मुझे तो ऐसे लग रहा है कि चीजें रिवर्स हो गई हैं। पहले तो वो इंटेलिजेंस वाले जो थे वो सिविलियंस कहते थे हमें बात नहीं करने देते। अभी अगर वो बात कर रहे हैं तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो समझ रही है कि हमें हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर चीनी और व्हीट आ रहा था, हमें इस बारी जरूरत थी और सस्ता मिल रहा था, तो हमें कर लेना चाहिए। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, कारोबार है यार। लोगों की जेबों से पैसा कम निकले, उनको उनको नुकसान ना हो, असल तो मकसद ये है। पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। सो डू यू थिंक इट कुड बी अ प्रॉब्लमैटिक, ये जो शिफ्ट है? क्योंकि आप पाकिस्तान को बहुत इनसाइड जानते हैं, आप पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल लीडर को जानते हैं, और जितना आप इंडिया को जानते हैं उससे ज्यादा ही शायद आप पाकिस्तान को जानते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात को अगर आप देखें चीमा साहब, ओवर द इयर्स इसमें इस तरह की वेव्स आती हैं। एक पीरियड हाई का आता है, फिर लो हो जाता है, और फिर ऐसे टाइम पे कि जब ताल्लुकात कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो विद इन आपकी आर्मी के एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है जिनको ये इस बात का खतरा है कि कहीं आवाम में ये तासुर ना जाए कि जी इन्होंने कश्मीर पे कोई सौदेबाजी कर ली है। और अपने आप में तो शाह महमूद कुरैशी क्या फैसला लेते, क्या उनकी हैसियत की वो जी प्राइम मिनिस्टर का लिया हुआ फैसला, और वो ऐसे ही वहां पे जाके अपोज कर दे 3-4 मिनिस्टर्स के साथ। विद इन आर्मी एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो सारे, मैं इस बात को थोड़ा तफसील में समझाना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। आप पूरी टाइमलाइन देखें, जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ईसीसी की समरी रिलीज हुई, वो समरी इमरान खान साहब उस जो वो जो क्या कहते हैं आपकी जो ट्रेड की मिनिस्ट्री है उसके वो इंचार्ज हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड के उसके इंचार्ज हैं वो। तो लोगों ने उसका, जो मोहित यूसुफ ने भी तजिया किया कि नहीं, वो एट दैट टाइम ही वाज वेयरिंग द हैट ऑफ एज अ कॉमर्स मिनिस्टर, और बाद में ही बिकेम एज अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज बुलशिट, दिस इज कंप्लीट बुलशिट। बात यह है कि विद इन द आर्मी देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स हु वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में इमरान खान साहब ने भी ये पॉजिटिव बात की, जनरल बाजवा ने भी पॉजिटिव बात की। दोनों ने ही जो है 5 अगस्त के फैसले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बात की, कोर इशू को एड्रेस किया कि जम्मू कश्मीर कोर इशू है, उसको खत्म करना है। इंडिया ने भी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जवाब देखें खत में, उन्होंने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं की, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कोर इशू बताया। तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी 70 साल की स्टेट की पॉलिसी को। एक वक्ती तौर पे हमारा कोई जनरल या डिफेंस मिनिस्टर बयान दे दे, वो हमारे क्राउड को प्लीज करने के लिए होता है, मगर स्टेट की पॉलिसी तब रिफ्लेक्ट होती है जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं या खत लिखते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ही उन्होंने इशू बनाया। पाकिस्तान ने भी एक्नॉलेज किया है, जैसे आज के आर्टिकल में भी और इससे पहले भी, कि हमें जिहादी माइंडसेट को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करना होगा। इससे पहले भी स्टेटमेंट्स दी गई कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा जो है वो इंटरनली है, इंटरनल इम्बैलेंस और ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, और उसके बाद आपके जितने भी काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं, ये सारा दे स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब उसके बाद होता यह है कि 4 वुज़रा कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को चैलेंज करते हैं, और फिर कैबिनेट की मीटिंग के बाद में स्पोक्स पर्सन के आके और उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है। उसके चंद रोज बाद आर्मी के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, और कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद में जो बयान जारी होता है वो वही बयान है जो कि आपकी कैबिनेट ने पहले उसको अप्रूव किया। उन्होंने भी यही कहा कि जब तक 5 अगस्त की जो सिचुएशन थी उस पे इंडिया नहीं चला जाता, तब तक इंडिया के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, 1-2 हफ्ते पहले की बात, कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैं बड़े गौर से देखता हूं और चीजों को टाइमलाइन पे उनके देखता हूं कि कब क्या हो रहा है। तो वो एलिमेंट जो है ना आपका यहाँ पे, जो जिसको हॉकिश एलिमेंट कहते हैं, वो शायद उनको इस बात का थोड़ा बहुत उन्हें खदशात हैं कि अगर हमने कोई बहुत जल्दबाजी में आके और इंडिया से अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए, तो कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि हमने कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। इसीलिए उन्होंने
कैबिनेट के कुछ लोगों को कहा कि आप अपोज करें और ये यू टर्न लेना पड़ा। स्टेट को अपनी पॉलिसी डिफाइन करनी होगी कि हमने आगे बढ़ना है, तो आप एक उसका ना पूरा एनालिसिस करें, पूरा जायजा लें कि ये हमारे कोर कंसर्न्स हैं, ये हमारी पोजीशन है, ऑफिशियली स्टेटेड पोजीशन है किसी भी इशू को लेकर। इंडिया की पोजीशन भी आपको पता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये देखें कि इंडिया से हम क्या ले सकते हैं और बदले में क्या दे सकते हैं। वो रियलाइजेशन अगर आपके यहां पर हो जाए, कीपिंग इन माइंड कि जो जियो पॉलिटिकल रियलिटीज हैं हमारी, जो कि तब्दील नहीं हो सकती हैं विद द यूज ऑफ फोर्स, इंडिया चाइना की भी नहीं हो सकती हैं विद द यूज ऑफ फोर्स। वो 1 इंच हमारा नहीं ले सकते, ना हम ले सकते हैं, तो नाउ व्हाट, इसके आगे अब कैसे बढ़ा जाए, वो रियलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। और उसके अंदर आज की आपकी हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, वो कंफ्यूज्ड हैं कहीं ना कहीं पे। वो एक कदम आगे लेते हैं, फिर डर के कि इसका रद्देअमल क्या होगा, फिर वो 2 कदम पीछे चले जाते हैं। घोड़ा, जब मैं स्कूल डेज में बड़ा जबरदस्त हॉर्स राइडर था, घुड़सवार था, तो घोड़ा जब गैलप में आप उसको लेके जाते हैं ना, पहले तो आप उसको वॉक करते हैं, फिर ट्रॉट, कैंटर, फिर घोड़ा गैलप में जाता है। लेकिन जब आप रेस में होते हैं तो आपको सीधा ही उसको गैलप में डालना होता है, तो उसमें बंदे को झिझक होती है। वो घोड़ा एक बार तो खुद आगे पीछे होता है। तो वो हालत है पाकिस्तान की कि आप तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आगे जाएं या ना जाएं। वो फैसला करना होगा चीमा साहब। ट्रू, मेरा ख्याल है कि ये बात सही है कि इसमें अगर ये फैसला करना होगा और ये हम कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो दे आर वेरी मच कन्विंस्ड कि हमें जो है वो वी हैव टू बी वेरी नॉर्मल स्टेट। हम एक नॉर्मल रियासत नहीं है, जो रिसेंटली पिक्चर्स भी हमारी दुनिया में गई हैं। और दूसरी ये ना, कुर्बानी बड़ी दी है दहशतगर्दी की जंग में, तो हम चाहते हैं कि दुनिया हमें रिकग्नाइज करे। और जो रिकग्निशन नहीं हो सकी वो हमारी गलतियों की वजह से नहीं हो सकी, हम बहुत कुछ कर सकते थे जो हमने नहीं किया। बट एनी हो, ये एक मेरा ख्याल है कि इस कंफ्यूजन को खत्म करना होगा। ये कंफ्यूजन तब खत्म होगी जब पॉलिटिकल लीडरशिप मैग्नानिमिटी शो करेगी, वो पोलराइजेशन, तकसीम कम करेगी, और वो जब पावर में आएगी तो उसको ये नहीं कि मैंने ये वो। अब पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम ये है अरविंद साहब कि वो पॉइंट स्कोरिंग भी एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के मसले भी हल करना चाहते हैं, वो इकोनॉमी भी ठीक करना चाहते हैं, वो ऑपोजिशन से बात भी नहीं करना चाहते, वो पार्लियामेंट से कंसेंसस भी नहीं करना चाह रहे। तो ये हम लोग अपने ही दबाव के नीचे आ जाते हैं। प्लान कुछ और है। देखिए, जो आपने गोल्स आपने अचीव करने होते हैं, उसके लिए पहले आप फिर देखते हैं कि आपको किस तरह के बिहेवियर डेवलप करने हैं। खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा पोलराइज कर दिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल माहौल को कि अभी आई जस्ट कांट इमेजिन। मैम, आई वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम, ही इज अ न्यू माइंड, फ्रेश फेस, मॉडरेट पर्सन। लेकिन वो आके तो he's been a very disappointing person. He is even more lethal than even the Islamist in some places because he generates an environment for the Islamists to breathe swiftly. तो जो which is not something very। आखिरी सवाल आपसे करना है, और वो क्योंकि we just can't get out of it, क्योंकि ये this is very close to my heart. How the world saw Pakistan's violent protests. आप न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं एंड यू हैव अ व्यू। एक तो भारत का है, भारत ने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग दे डिडंट डू मच टॉक शोज ऑन इट। एक आधा करने का उनका प्लान था, इवन आई वाज इनवाइटेड। नॉर्मली दे आर ग्रेशियस इनफ कि जब बल्कि CNN न्यूज 18 का एक शो था, तो उससे 15 मिनट पहले वो हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई टॉक थी। तो भारत ने कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं की इस पे, भारत के अंदर बात नहीं हुई, सोशल मीडिया हल्का फुल्का चला। लेकिन जिस तरह हमने चाइना इंडिया की बात नहीं की यहाँ पे प्रोटेस्ट पे, उन्होंने कहा यार लड़ते रहो। तो मेरा ख्याल है इंडियंस ने भी कहा यार ये जो है इसको छेड़ो ना, और पाकिस्तान में ट्रेंड चला दो, सिविल वॉर इन इंडिया, सिविल वॉर इन पाकिस्तान। तो जो बड़े लोग जो सोशल मीडिया पे थे, उन्होंने सबने ट्रेंड चला दिया पाकिस्तान में, सिविल वॉर इन पाकिस्तान, लेकिन वो बोले ना। सो हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल, व्हाट ऑप्टिक्स एंड इमेज दिस गिव टू द वर्ल्ड? मैं पहले अपने घर की बात करूं इंडिया की, तो वो जो ट्रेंड था बल्कि सिविल वॉर इन पाकिस्तान, मुझे उसको पढ़ के हंसी आई। मैंने कहा यार सिविल वॉर
शायद हम लोगों को पता नहीं है क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। हाँ, जिन मुल्कों में हुआ है, रवांडा जैसे मुल्कों में ये ठीक है, या फिर सूडान में, उनसे पूछो कि सिविल वॉर किसे कहते हैं। हाँ, और वो पॉइंट स्कोरिंग है जी, 2 दिन बाद किसी को याद भी नहीं है। आज भी अगर आप हमारे हिंदी के जो हेडलाइंस हैं उनकी, अगर मैं आपको यहाँ दिखाने लगूं और पूरा वक्त हो हमारे पास कि हम चलें जी इसका एक पोस्टमार्टम करते हैं, तो उन्होंने जिस किस्म के टाइटल लगाए हुए थे उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि बस अब मिटा पाकिस्तान, तब मिटा, अब खाक में जाने वाला है। मगर इस ऐसे नहीं होता। ये जो येलो जर्नलिज्म है ना, ये बड़ा इस खित्ते को, इसका भी एक बड़ा डर है कि कहीं ये ना चीजें बर्बाद कर दे। अब ये है कि जी दुनिया ने इसको कैसे देखा। दुनिया में आप किसी से कुछ ना कहें, और एक अगर मैं इंटरव्यू करने के लिए निकल जाऊं एक माइक लेके और लोगों से ये पूछूं कि सबसे पहले अगर आपको मैं एक वर्ड बताऊं पाकिस्तान, व्हाट कम्स टू योर माइंड, आप कुछ ना बोलें, और कि पाकिस्तान बोलते ही आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है, और वो आप स्पॉन्टेनियस में बिल्कुल उसी वक्त बताएं आप, तो वो जो जवाब होगा वो आपको पता है, वो जवाब अच्छा नहीं होगा चीमा साहब। वो हाँ, शायद पाकिस्तान के लोग फिर डिनाइल मोड में चले जाएं कि नहीं नहीं ये तो इमेज हमारी गलत है। आप फ्रांस में भी गए हैं, आप कि मैं फोटोग्राफ्स देखता हूं, कभी जर्मन एम्बेसडर के साथ, कभी किसी दूसरे अंग्रेज के साथ बैठे होते हैं, तो उससे एक बात जाहिर होती है कि आप पाकिस्तान को दुनिया के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका जो विजन है वो वही है जो किसी एक रोशन ख्याल बंदे का होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो ना हुआ तो पाकिस्तान को किन 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 खतरों का आने वाले वक्त में सामना करना पड़ेगा। दुनिया ने पाकिस्तान को ठीक वैसे ही देखा है जैसे वो पिछले 20 साल से देखते आए थे, और कोई एक उम्मीद जो बनती है थोड़ी बहुत वेस्ट में, अंग्रेजों खास तौर से कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जहां पर क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है, जहां इमरान खान एक हीरो रहा है पिछले 70 साल में, ले दे के पाकिस्तान में एक ही तो हीरो प्रोड्यूस किया है, इमरान खान। आपको इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बताएं इमरान खान के अलावा जिसको कह सके दुनिया कि जी हम सारी दुनिया जानती हो, इमरान खान एक ही तो वो सेलिब्रिटी है। और वो आदमी ने जो जिस तरह के काम किए, शौकत खानम अस्पताल बनाया, और उसको सपोर्ट करने के लिए इंडियंस भी आगे आए, लाहौर के अंदर भी आए, विनोद खन्ना साहब और न जाने कितने सारे लोग, रेखा। और वो आदमी जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आप सोच के देखें कि सबसे ज्यादा अगर लोग किसी मुल्क के खुश हुए होंगे तो वो इंडिया के हुए होंगे कि यार इस बंदे को तो हम जानते हैं, ये तो हमारे यहाँ आता जाता रहा है, इससे तो हमने बड़ी बातें करी है हर दूसरी कॉन्क्लेव पे, हर दूसरे टीवी चैनल पे, और ये तो खुद बैठकर कहता है कि मैं ये बात नहीं कर सकता, अगर ये मैं करूंगा तो मैं लौट के मैंने पाकिस्तान भी वापस जाना है, कहीं मुझे कोई कत्ल ना वहां पे कर दे। इस तरह की बात भी उन्होंने की है। सो ही अंडरस्टैंड्स कि पाकिस्तान को कौन से खतरे जो है दरपेश हैं। तो वो आदमी जब प्राइम मिनिस्टर बना, एक सूट बूट पहनने वाला, वेस्टर्न माहौल में पला बड़ा, एचसन के अंदर उसकी पढ़ाई हुई, आगे वो ऑक्सफोर्ड गया पढ़ने के लिए, सारे गोरे उसके दोस्त थे, दुनिया में उसने क्रिकेट खेली, ट्रैवल किया, ठीक है, किताबें लिखी, और उसके बाद वो आदमी जब हाथ में तस्बीह लेके बैठा हो, उम्मीद दम तोड़ देती है चीमा साहब, उम्मीद दम तोड़ देती है। जो आदमी सूट बूट पहन के दुनिया से जाके मिलता हो, वो खुसा पहन के, और खुसे के नीचे भी जराब पहन के, वो सही बात है, ये मैंने देखा है उसको डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए। तस्वीर पकड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह के ग्लोबल स्टेज में जाके वन शुड अवॉइड, मेरा ख्याल है। वन शुड अवॉइड। 24 घंटे आपके हाथ में तस्वीर होने से क्या मुराद है, क्योंकि ये आपका पर्सनल मजहब है, जब मर्जी इबादत करें, जितनी मर्जी इबादत करें, लेकिन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट, तो आउटलुक शुड बी डिफरेंट। यस। हाँ, तो मैं आपको जो आपने सवाल पूछा ना उसके जवाब में मैं दुनिया पे मैं लेक्चर दूं और पाकिस्तान को कोसूं, उससे बेहतर है मैं आपको वो बताऊं कि आपके वजीर आजम को लीड कैसे करना है कि दुनिया में आपकी अच्छी इमेज जाए और पाकिस्तान के लोग भी सोचने पर मजबूर हों। तो वहां वो खुसा पहन के जी और नीचे उसके जराब पहन के न्यूयॉर्क में बैठा है, भाई तुम ठंड है पता है, तुम कोई जूते वैसे ही पहन लो थोड़ा सा। दुनिया में वो कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, ये छोटी सी कहावत है, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि खाओ अपनी मर्जी का पहनो, वो जो सारे पहन 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 के खड़े हो यहाँ पे, पाकिस्तान में पहने आप जो आपने पहनना है, लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी को बाहर जाके उसकी नुमाइश ना करें।
क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के सामने, अगर आपको वो याद हो जब वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, तो वो पाकिस्तानी कैप्टन भी वो अपना वही लिबास पहन के खड़ा है जी, और कह रहे हैं जी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो नहीं, वैसे आप तो कौन नरेंद्र सा? मोदी साहब भी करते हैं। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि ड्रेस में तो नहीं कोई नहीं नहीं, नहीं, ड्रेस तो मेरा जो मर्जी मेरा पहने। मेरे कहने का मतलब है कि मोदी अगर जहां पे जिस प्लेटफॉर्म, मोदी जब इंटरनेशनल वहां जाते हैं तो वो हमारे यहाँ जो पहनते हैं ना, क्या कहते हैं उससे, वो सफारी सूट सा, जो पुराने इंडियन पाकिस्तानी चाइनीज हमारा वो ट्रेंड होता था सफारी सूट वाला, वही पहन के जाते हैं। हाँ, वो नॉर्मली। ठीक है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप, खैर लिबास तो हम लिबास पे ना अटके रहे, वो एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी। हाँ। मैं आगे इस पे बढ़ना चाहता हूं कि आप ये बताएं, पाकिस्तान का जो इमेज आपने देना है वो ऐसा हो कि सामने वाले को लगे कि यार ये तो मेरे जैसा है। इसके भी वही ख्यालात हैं। मसलन आप वहां जाकर कोई इस्लामिक सोसाइटी से ना मिलके, छोटी सी बात करने लगा हूं चीमा साहब, गौर फरमाइएगा इसके ऊपर, किसी किसी रोज इस पूरे इशू के ऊपर बात करेंगे। आप ये देखें कि सदर अयूब जब दौरे पर जाया करते थे, वो चाहे बर्तानिया का दौरा हो या अमेरिका का दौरा हो, कहीं पे भी जाते थे, आप ये देखें कि वो कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। उनके साथ में जितने लोग थे वो पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि सदर अयूब एक दफा बर्तानिया के दौरे पे गए, वहां उन्होंने जितने भी उनके दिन थे, उन्होंने कोशिश की कि हर दिन वो किसी ना किसी, कोई साइंटिफिक कोई इंस्टीट्यूशन हो या कुछ वहां के बच्चों ने कुछ अच्छा किया हो या साइंस में जो भी तरक्की हुई है, वो वहां पे विजिट करते थे और वो पीटीवी पे ब्रॉडकास्ट होता था। वो पाकिस्तान, इसी वजह से, ठीक है डिक्टेटरशिप थी, बहुत सारे लोग हैं मेरे लेफ्ट के दोस्त हैं जो वहां पे वो कहेंगे पाकिस्तान में कि जी अरविंद हम इतने जवाल से गुजर रहे थे, तुम अप्रिशिएट कर रहे हो, इस बारे में भी बहस हो जाती है कभी कभार। मैं उनको ये कहता हूं कि वो सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम ये जिहादी माइंडसेट आपका नहीं था। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में यू वर ईगर टू लर्न, और वो पाकिस्तान ने रिफ्लेक्ट किया कि 50s और 60s में यू आर फार अहेड देन इंडिया। हर मामले में, हर मामले में आपके यहाँ पे, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या आपकी इकोनॉमी हो, हर मामले में आप इंडिया से बेहतर थे। बहुत कम लोगों को पता है, मेरी मदर के जो नाना है वो अपनी फसलें बेचकर बेचने के लिए भावनगर जाते थे, कीमतें अच्छी मिलती थी, और ट्रेड इस तरह इतनी ओपन थी कि वो सुबह जाके फसलें बेच के शाम को पैसा लेके वापस आ जाया करते थे, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। मैंने वो रिसीट्स उस जमाने की मिड 90s में अपनी आंखों से देखी है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको उस आउटलुक को, फिर वो ख्वाब आपको देखना होगा। आपको हाँ। ये तय तय करना होगा कि यार हमसे गलती कहां हुई, हम डी ट्रैक हुए तो हुए कैसे। जिस मजहब के मानने वालों को ये कहा गया हो कि आपने इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं, तो वहां पर आप बेइल्म हुए तो हुए कैसे। जिस मजहबी किताब में सबसे पहला जो लफ्ज है इकरा, जो कि पढ़ो, वो इतने बेइल्म कैसे हुए, सवाल ये है जो मेरा ख्याल आपने है अपने आप से पूछना है। मेरा ख्याल है अरविंद साहब, मेरा ख्याल है जो जो चीज परेशानी है वो मेरा ख्याल है बेइल्म नहीं है, हमारी सोच छोटी हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज के, पॉलिटिशियंस के ऑब्जेक्टिव इतने छोटे हैं। हम देखिए, रियासत और अवाम हम तरक्की करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत आगे भी पहुंचे हुए हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है लीडरशिप का, जिन पे हमें तकिया था वो ही हमें दगा दे गए। ये जो उसमें लोग, कोई शक नहीं है। उन्होंने, इमरान खान साहब पूरी जिंदगी पार्टियां करते रहे, तो जब डिलीवर करने का आया और इमेज को कैश करने का वक्त आया, उस वक्त मौलवी हो गए। प्रॉब्लम यहां पे आता है। और देखिए, रियासत को एक प्रोग्रेसिव आउटलुक चाहिए। जब आप दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, ये 2010 में, 11, 12 में, 13 में, 14 में जब चीजें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो उस वक्त हर किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, डी रेडिकलाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल हाँ, रिफॉर्म, पॉलिटिशियंस को ऑन बोर्ड। लेकिन यहाँ पे हमें क्या क्या बातें कुछ ऐसी भी हैं जो हम नहीं कर सकते। सो द ओनली बिल्कुल है पॉइंट जी, बिल्कुल। the only point which matters is कि यूथ के अंदर बड़ी जान है, लोग काम करना चाहते हैं, और लोगों को एक चीज का पता है अरविंद,
कि हमारी मदद को रियासत ने कोई नहीं आना, हेल्प योर सेल्फ वाली गेम है यहाँ पे। देखिए इंडिया में भी ऐसे हो रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग हर चीज अपनी खुद मैनेज करते हैं। दे डोंट ट्रस्ट ऑन द स्टेट कि जी हमें हेल्थ में, एजुकेशन में, बाकी यहाँ पे लोग प्राइवेट। मैं अपने गांव के ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, दोज हु कुडंट अफोर्ड अ 2 स्क्वायर मील, दे यूज्ड टू सेंड देयर किड्स। एक हमारे यहाँ पे चलती है चांद गाड़ी, उसे हम बोलते हैं, उसके जरिए नियर बाय टाउन भेजते थे, वहां प्राइवेट स्कूल की फीस देते थे, उनकी ट्रांसपोर्ट के पैसे देते थे, बहुत कुछ करते थे। सो मेरा ख्याल है कि व्हाट मैटर्स इज, जो हमें चीज चाहिए वो ये है कि कंसेंसस आउटलुक रियासत की शेप करें, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं ये कर सकती। ये मुझे लग रहा है कि शायद इमरान खान ने तो माहौल को खराब कर दिया है। उम्मीद तो ये थी ये अच्छा रखते अगर ये सारे मिलकर सियासी तीन बड़ी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं। अरविंद साहब, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है चीजें बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये पोलराइजेशन पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये इनके हक में भी नहीं है। सो रियासत की आउटलुक बदले, आपने एब्सोल्युटली सही कहा, एंड आई सपोर्ट दिस। एक पॉइंट में इसमें ये मैं करना चाहता हूं, जो मैंने चाइना की पहले आपको मिसाल दी। आप ऐसा करें, अपने तमाम मजहबी जमातों के जितने भी लीडरान हैं उनको वेस्ट का दौरा कराएं, उनको हर एक मुल्क में लेकर जाएं। हर एक मुल्क के अंदर जो भी उनके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहां लेकर जाएं और उनको ये बताएं कि ये ऊपर से बैठे बैठे तुम्हारा ये हशर कर देंगे, इनके पास ये टेक्नोलॉजी ये काम करती है, इस टेक्नोलॉजी से ये होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर उनको बिठा के वापस इस्लामाबाद लाके उनसे ये पूछें कि अब ये बताओ यारा कि तुम मुतालबा कर रहे थे फ्रांसीसी सफीर को निकालने का या कुछ और, अगर हमारा यही एटीट्यूड रहा तो हम तो स्टोन एज में चले जाएंगे। हमारे साथ खड़ा कौन होगा? ये फैसला आपको करना है। और ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आपके मजहबी जमातें सारी वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो आर्मी के अंदर जो आपके कोर कमांडर्स हैं, खुदारा वो तो आपस में कंसेंसस कर ले कि हमें मुल्क को मैं अरविंद साहब आपसे डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। देखिए मिलिट्री में भी डेमोक्रेसी होती है। जब कोर कमांडर्स बैठते हैं तो सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द देखा जाता है रियासत का इंटरेस्ट क्या है। किसी जनरल एक बंदे का इंटरेस्ट नहीं होता, या दो का या चार का नहीं होता। सो आपने ये बात की थी कि विद इन द आर्मी कुछ लोगों ने इसको कराया होगा। मेरी वैसे जाती राय ये है कि आपने ये पिछले सवाल में भी कहा था, मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी के अंदर ही होगा। वन जनरल बाजवा गेव आउटलुक, और वो आज की बात नहीं कर रहे। मैंने जनरल बाजवा को आज से 2.5 साल पहले भी सुना था, एक कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए थे, बड़े सिलेक्टेड लोग थे, एंड उसने बिल्कुल यही बात की। उसने कहा वी शुड ओपन अप, हमें इकोनॉमी, ट्रेड, बिजनेस की बात की। उसने कहा यार चीजें बदल गई हैं, अपने आप को ओपन अप करें। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम वी सपोर्ट कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान कारोबार करना चाहते हैं तो वी कैन फैसिलिटेट। मुझे ये लगता है कि ये जो इमरान खान साहब है ना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट हिम। ये ही इज अ मोर प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। ये प्रॉब्लम बच्चा है जिन्होंने माहौल को खराब किया हुआ है, और ये डबल गेम भी कर जाते हैं। ये बातें बाहर से लगता है ये है, ये पॉलिटिशियंस डबल गेम भी कर जाते हैं। बाहर से कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे दी, फिर बाद में उसको रिवर्स करके सिंपथीज भी ले लिए। ये देखे ना, इसका बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी तो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो डायलॉग कर रहा है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो डायलॉग कर रहा है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कैसे रोकेगा? जो पॉलिटिकल ऑपरेटर्स है वो माइनस है, जो मैंने आपको सवाल भी किया था, जो विच कुड बी अ प्रॉब्लम। सो पॉइंट ये है कि ये एक तरफ स्टेटमेंट जारी कर दी, फीडबैक उसके करने के लिए 24 घंटे में वापस भी ले ली। वाह जी वाह, देखे जी ये है इमरान खान से। क्या इमरान खान के पहले पाकिस्तान के हालात अच्छे थे? नहीं, सवाल क्या, बात क्या आप कर रहे हैं? क्या इमरान खान के आने से पहले हालात अच्छे थे? इमरान खान तो अब आए हैं, इमरान खान तो अब आए हैं, उससे पहले के हालात आप देखें, तब भी ये मुश्किलात थी। इमरान खान का तो सीधा सीधा पता है भाई, कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत जो सोचता हो वो ये तय अपने आप कर सकता है कि इस आदमी ने तो अपनी फेदर में एक और नहीं, अपनी कैप में एक और फेदर लगाना था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूं, मैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूं, दैट्स इट। अब मेरी सीवी कंप्लीट हो गई है, अब मैं अगर इस दुनिया से चला भी जाऊं आई विल बी रिमेंबर्ड। तो वो तो पर्सनल अचीवमेंट्स के लिए बंदा खेल रहा है। वो बैट्समैन है जो अपने लिए स्कोर कर रहा है, किसी वो टीम के लिए स्कोर नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसके ऊपर तो बात ही क्या करनी। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले
कि हमने अपने करिकुलम के अंदर तब्दीली करनी है। हमारा करिकुलम वो होगा जो दुनिया के साथ में हमें लेकर चले। उसके नहीं अंदर हमने हर उस चीज को पीछे छोड़ना है जो हमारे बच्चों को रेडिकल बनाती है। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, एक एक बात बताऊं अरविंद भाई, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊंगा। वी आर इन द सिस्टम। ये इतना आसान नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। एस्टैब्लिशमेंट को हम बहुत दफा ओवर रेट कर जाते हैं कि वो हर चीज करा सकते हैं। पूछे कैसे? देखें, 18th अमेंडमेंट भी किस तरह की चीज है जो शायद एस्टैब्लिशमेंट के कुछ सर्कल कहते हैं इसमें से कुछ चीजें वापस लो, क्योंकि सूबों के पास बहुत कुछ चला गया, मरकज के पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं करवा सके। आपको पता है जो एजुकेशन है ना, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब चारों सूबों के अपने करिकुलम है, मैं जानता उन्होंने हूं जी खुद पूरा। करिकुलम बनाने हैं। ये मरकज का इसमें कोई कंट्रोल नहीं। 18th अमेंडमेंट ने पावर दे दी। अब देखना यह है कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट नहीं है वो करती, बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, किसी दौर में पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये कहा था आर्मी को कि जिस तरह आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं जो बहुत अच्छे चीजों पे चलते हैं, तो उस तरह का एक जो है वो चीजें सिविलियंस में भी लेके हैं। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम नहीं कर सकते, हम इतने एजुकेशन सेक्टर को हम नहीं देख सकते, हमारा अपना एक सिस्टम है। वो जो बच्चे आर्मी के होते हैं हम उनको पढ़ा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आज एक आर्मी ऑफिसर का बच्चा यहाँ पे है, 3 साल बाद वो कहीं और है, वो मैट्रिक 10 साल की तालीम लेते, 3 दफा तो उसकी पोस्टिंग आती है। तो हमें उस तरह के स्कूल बनाने पड़ते हैं जहां पे वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा मैकेनिज्म हो। सो एस्टैब्लिशमेंट को हम ओवर रेट कर जाते हैं इन इट्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एट टाइम। बहुत सारी चीजों में पॉलिटिकल में वो दे कांट फोर्स, दे कांट डू इट। हाँ, जो नेशनल सिक्योरिटी की चीजें होती हैं उसमें द इंस्टीट्यूशंस वर्क एंड दे गेट सिंक। लेकिन ये जो पॉलिटिकल की चीजें होती हैं, हेल्थ, गवर्नेंस, ये वो, इसमें एस्टैब्लिशमेंट हैज नो रोल एट ऑल। मैं इसमें आपको इंडिया की मिसाल देता हूं, और शायद ये एक नई बात होगी, आपको पहले कभी नहीं पता होगी, आई एम श्योर। हमारे यहाँ पर भी ना एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स हैं, वो अपने अपने एग्जाम्स खुद कराते हैं स्कूल में, 10th के हो, 12th के हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी है, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, सीबीएसई। सीबीएसई के जो स्कूल्स हैं, और बाद में आईसीएसई भी है, वो और भी मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, ठीक है जी, आईबी वगैरह भी है। तो सीबीएसई के स्कूल सबसे ज्यादा हैं पूरे हिंदुस्तान में, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। तो हर आदमी जिसके पास 2 पैसे होते हैं वो ये कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन सीबीएसई स्कूल में कराऊं। ठीक है जी, वो एक एम है हमारी सोसाइटी के लिए कि बच्चा मेरा सीबीएसई स्कूल में पढ़ेगा, ताकि उसका जो आउटलुक है वो किसी स्टेट का होकर ना रह जाए, पूरे इंडिया को और पूरी दुनिया के साथ वो जुड़ सके। क्योंकि उसमें आपको एक सब्जेक्ट है अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट हैं सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, वो सारे इंग्लिश में है। तो उसमें केंद्रीय विद्यालय भी है एक स्कूल, जिसमें आर्मी वालों के बच्चे पढ़ते हैं, फिर आर्मी के भी अपने स्कूल्स होते हैं। जो ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय सेटअप ही इसीलिए किए गए हैं कि वो कंटोनमेंट के आसपास हो कहीं भी, तो बच्चे जहां कहीं भी जाएं वो उन स्कूल्स में पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन स्कूल्स में सिर्फ उन्हीं के आर्मी वालों के ही बच्चे पढ़ सकते हैं, उसमें उस इलाके के जो लोकल बच्चे हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। नहीं, तो यहाँ उसमें पे कोई भी पढ़ सकता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका एक सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड हो। 4 ही तो सूबे हैं यार, 4 बिल्कुल ही तो सही सूबे हैं। मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे भी जो आर्मी के स्कूल होते हैं वहां पे जो है सिविलियंस भी पढ़ते हैं। मतलब मैं जहाँ रहा हूँ, मैं उन स्कूल में पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे कजन, भतीजे सारे वो जो है वो वहाँ स्कूलों में पढ़े हुए हैं। जो मेरे बड़े खुद दोस्त भी हैं जो बड़े टॉप हेड्स पे रहे, आर्मी के दोस्त हमारे ऑफिसर्स हैं। सो वो बहुत अच्छा ऑपरेटर्स है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जो रिसेंटली मैं जावेद गांधी साहब का, आपने भी इंटरव्यू किया हुआ है, आपके भी बड़े वो हैं, उनकी अगर हम बात सुने तो वो बिल्कुल सही बात करते हैं कि 12 साल तक आपको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए। और जो हमारा तरीका कार है ना कि आपने 6 साल के बच्चे को मौलवी बनाना है, ये बड़ा गलत है, जिससे रियासत या जिहादी कल्चर और ये चीजें बहुत सारी वहीं पर खत्म हो जाएंगी। अगर आपने 12 साल के तक बच्चे को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरफेथ हार्मनी, डायलॉग, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये जो भी उस वक्त की सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाएंगे, तो सारे के सारे मसले अरविंद साहब उधर ही हल हो जाएंगे। बट एनी हो, लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन। हमारे यहाँ पे नहीं होता ना ये सब्जेक्ट। अगर मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ इंडिया के हवाले से, हमारे यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स, ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन वाले ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैंने 5 सब्जेक्ट्स बताए, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, और फिर जो भी आपका स्टेट सब्जेक्ट है, और उसके बाद साइंस। तो
यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं चीमा साहब, और बार बार ये आप भी बात करते हैं, गांधी साहब ने भी कहा है, जब ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन होगी तो उसमें इस्लामियात की जगह नहीं होगी। इनसे कोई ये पूछे, आप ये सवाल पूछें कभी अपने लोगों से, पैनलिस्ट से, कि यार हम इस्लामियात पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या इंडिया भी हिंदुइज्म पढ़ाता है अपने स्कूलों में बच्चों को? मैं समझता हूँ कि कोई काम भी आप ना रेडिकल नहीं कर सकते। लेट हाँ, वो आपने वक्त चाहिए, ओवरनाइट। आप इस्लामियात पढ़ाएं, लेकिन दिस शुड बी वन सब्जेक्ट। लेकिन इस्लामियात में ह्यूमन राइट्स भी तो हैं। इस्लामियात को ये तो नहीं कहता तकसीम कर दो, लेकिन ये बड़ी ही आप बच्चों को, मैंने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की क्लास गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में अटेंड करी है 3 घंटे। ये आखिरी बात मैं करने चला हूं। और आप इस्लामियात में जो भी आप पढ़ाते हैं वो उसके साथ मुसादम है वो बात, उसके हाँ कॉन्फ्लिक्ट में है वो बात। तो बच्चा जो स्कूल में पढ़कर कुछ और आ रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पढ़ा रहे हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ आपका रिलीजन और ये सारी बातें हैं, लेकिन उसका जहन आपने बचपन में बिल्ड कर दिया है कि नहीं, बाहर जाओगे तो फिर तुम क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या नहीं होगा। अब आप फिर वो चॉइस, वो कॉन्फ्लिक्टिंग में आपको जो है एजुकेशन दे रहे हैं आप। स्कूल की एजुकेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं पढ़ाते, अगर वही आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है? हाँ, let's hope things get better, and I'm sure things will get better. Thank you very much अरविंद सहारान साहब, हमने बहुत अच्छी बड़ी सेहत हासिल गुफ्तगू थी, बात भी हुई, सॉल्यूशंस भी दिए, और it was a wonderful interactive discussion. Thank you very much for your time and energy you have put in for this discussion. Thank you. Thank you, sir.